Good morning friends, myself Vipinjan Misra and I am making this video on Citizenship Amendment Bill 2019 और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि मैं आज देख रहा हूँ लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो देखे जिसमें उसका फुल फॉर्म वो कहता है कि हम कल भी बताएंगे। कैब क्या है, जरा कैब का फुल फॉर्म बताइए। कैब यही है, बताइए अंकल जी, बताएंगे। बताइए अंकल जी, बताइए, आप बताइए क्या है कैब? कैब के बारे में मुझे नहीं मालूम। का फुल फॉर्म बता दीजिए। CAA, हाँ, उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ये कम्युनल कैब का सिटीजन अटेम्प्ट मुझे थोड़ा याद नहीं है। आइडिया नहीं है इसको। कॉन्स्टिट्यूट कॉमन एक्ट है, कैब है अपना। फुल फॉर्म बता सकते हो? जी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इस बिल में हम समझेंगे कि ये बिल किस बारे में बात करता है और ये बिल कौन से चेंजेस लाने की बात कर रहा है और ये चेंजेस कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाना चाहता है और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड की वजह से कौन से नए प्रॉब्लम हमारी कंट्री में अराइज हो रहे हैं। इन 3-4 चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को समझने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। पहला वर्ड ये है कि प्रोसिक्यूटेड और दूसरा वर्ड इमिग्रेंट्स। तो प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि 2 समुदाय हैं, एक समुदाय जो है भारी मात्रा में है और दूसरा समुदाय कम मात्रा में है। तो जो अगर भारी मात्रा के समुदाय वाला व्यक्ति अगर कम मात्रा में जो लोग उपस्थित है उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करता है तो उसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेसिज्म भी प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये होता है प्रोसिक्यूशन। अब इमिग्रेशन को समझेंगे, इमिग्रेंट्स को समझेंगे। किसी देश का कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में आके सेटल होना चाहता है और वहां पर रहता है तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन, और जो व्यक्ति सेटल होता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स। तो ये 2 टर्म हमें समझने जरूरी थे इस बिल को समझने के लिए। दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा, इस बिल को लाने के लिए थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीजें भी समझनी पड़ेंगी कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी और इमिग्रेंट्स कहाँ से आए, क्यों आए, इसके पीछे का रीजन हम बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज वे में जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा हिस्टोरिकल टाइमलाइन में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दैट इज कि 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ईरान के जो पारसीज थे वो भारी मात्रा में इंडिया में सेटल होने लगे। और दूसरी बार 1947 में इंडिया पाक का जब पार्टीशन हुआ तो करोड़ों लोगों का इस देश से उस देश तक आना जाना हुआ। तो उस टाइम में भी काफी सेटलमेंट हुए, लोग इंडिया के सेटल हुए, कुछ लोग पाकिस्तान जाके सेटल हुए। 1960 से लेकर 1971 तक बांग्लादेशी इंडिया आए। अब 1971 में फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, तब तक लोग इंडिया आते रहे, कुछ बांग्लादेशी इंडिया आते रहे। फिर 1959 से लेकर 1960 तक चाइना तिब्बत का जो वार हुआ था उसमें चाइना ने तिब्बत को सक्सीड कर लिया था, चाइना वहां पे मेजॉरिटी में था, तो तिब्बत के लोग भी इंडिया आके सेटल होने लगे। फिर 1979 में सोवियत अफगान वार हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग, जो अफगानी लोग हैं, वो भी इंडिया में आके एज इमिग्रेंट सेटल होने लगे। अब एक और कम्युनिटी रह जा रही है। 1980 से लेकर 2000 तक श्रीलंका का जो सिविल वॉर चल रहा था उसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे वो भी इंडिया में आए और वो भी सेटल होने लगे। फिर 2015 से लेकर 2017 तक म्यांमार के जो रोहिंग्या थे वो भी इंडिया में आए और सेटल होने लगे। तो इतने सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए। अब इस बात का सही कहें तो कागजी तौर पे लोगों को कब एहसास हुआ कि इसके बारे में कानून बनाने की जरूरत है, पहले से एहसास था, पर जब 2011 का सेंसस आया उसके हिसाब से लोगों को पता चला कि जो सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं वो हैं आपके बांग्लादेश से और दूसरे जो है पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स हमारे कंट्री में आए। भाई इस पे अब लोगों को लगा कि लॉ बनाना चाहिए। तो अब सिटीजनशिप का लॉ है तो पहले ये भी जान लीजिए कि सिटीजनशिप इंडिया में डॉक्यूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कहां पे सिटीजनशिप की चर्चा हुई है। 2 जगह डिस्कस किया गया सिटीजनशिप को। पहली जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है सिटीजनशिप की बात करता है, पर ये बात करता है ऐसे लोग ऐसे होंगे जो 1951 से सिटीजन माने जाएंगे। तो 1950 के पहले जो भी लोग रह रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे, उनके पास सिटीजनशिप होगी। तो ये तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है सिटीजनशिप के बारे में। दूसरी बात ये है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट है 1955 का, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी इस देश की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकता है, ये उसकी बात करता है। तो ये 2 चीजें हम समझ गए। फिर अब आते हैं पर्पस ऑफ दिस बिल कि इस बिल का बेसिकली पर्पस क्या है। तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए हमारे पास पहले से एक एक्ट है और ये जो बिल है उस
एक्ट को चेंज करने की बात करता है। एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारे कंट्री में सिटीजनशिप के लिए एक पहले से एक्ट है 1955 का, और ये बिल जो है उसको चेंज करने की बात करता है, यही उसका पर्पस है। अब क्या चेंजेस लाता है ये भी एक बार देख लेते हैं, क्या चेंजेस करेगा ये बिल। तो जो हमारा पुराना एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसमें जो है इमिग्रेशन की डेफिनेशन दी गई है कि एन इलीगल इमिग्रेंट इज अ फॉरेनर हु एंटर्स द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड, स्टेज बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी ऐसा फॉरेनर जो कि इंडिया में आता है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पास नहीं पाए जाते हैं, तो उसको इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। या फिर वो ऐसा कोई फॉरेनर हो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स लैप्स कर गए हैं और वो उस अवधि से ज्यादा दिनों के लिए भारत में रुक जाता है, तो उसे भी इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन ये बिल जो है क्या चेंजेस लाता है, ये बिल जो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट के इस डेफिनेशन में चेंज लाता है। वो कहता है कि भाई 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी लोग जिस भी तरह से आए हैं, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी था। इन लोगों को अब इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। जो पुराना बिल था वो इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहता था। अब दूसरा सबसे बड़ा चेंज इस बिल ने क्या किया है सिटीजनशिप एक्ट में 1955, उसमें ये बताया कि सिटीजनशिप एक्वायर करने के प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है। क्योंकि पहले जो था, आपको अगर सिटीजनशिप लेनी है तो आपको 11 साल या तो कहीं जॉब करना पड़ेगा, पब्लिक ऑफिसेज में जॉब करना पड़ेगा, या फिर इंडिया में रहने के प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अब इस अमेंडमेंट, इस बिल के आने के बाद अगर 5 साल भी आप इंडिया में रहे, किसी पब्लिक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है या मिल जाएगी। इस 5 साल में ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे वो लीगल माइग्रेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से देखेंगे कि काफी ज्यादा लोग इसमें आ जाएंगे इसकी वजह से, इस बिल की वजह से काफी लोगों को इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा कि वो लोग इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर देंगे। ये प्रोसेस आसान करने की वजह से हुआ है। और इसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, बेसिकली उस पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं कि लोगों का कहना है कि वाई ओनली दीज 3 कंट्रीज एंड वाई ओनली दीज 6 कम्युनिटीज ऑफ दीज 3 कंट्रीज। तो भाई सवाल है लोगों का, वो पूछ रहे हैं कि इन्हीं 3 देशों से क्यों, और इन 3 देशों से यही 6 कम्युनिटीज क्यों। तो लोगों का सवाल बेसिकली प्रोटेस्ट इस बारे में ही चल रहा है। और ये बेसिकली मैंने सवाल को खुद से फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है, प्रोटेस्ट को देख के, लोगों से बात करके। पहला सवाल है लोगों का इसी पे अटका हुआ है। तो इसके आंसर के लिए मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखे और हरीश चंद्र साल्वे जी को सुना, और उन्होंने उसमें ये कहा है, ये जो बिल है इसका पर्पस माइग्रेशन के लॉस को एक्सपेंड करना है, रिलैक्स करना है। अब ये कितना रिलैक्स किया जाएगा, कितना एक्सपेंड किया जाएगा, ये जो है आपका पॉलिसी का मैटर है। क्योंकि लोगों का कहना था कि ये जो बिल है वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। तो हरीश चंद्र साल्वे जी ने बता दिया कि ये पॉलिसी का मैटर है, ये आर्टिकल 14 ये कहीं से भी वायलेट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अमित शाह ने भी ग्राउंड की बात की कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रोसिक्यूट की जा रही हैं, और जो लोग प्रोसिक्यूटेड हैं हम उन्हीं को इंडिया बुला रहे हैं। तो अब ये जो 3 कंट्री इनका रिलीजन है वो सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री में ये अज्यूम करके चल रहे हैं लोग कि इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम के साथ तो प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इस बेस पे तो प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा होगा। लेकिन हम उन इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके साथ रिलीजन के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो हम उनको इंडिया के लाने की बात कर रहे हैं। और यही 6 कम्युनिटीज हैं जो कि इस्लामिक कंट्री, जो कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यही 6 कम्युनिटीज हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटीज में आ रही है, जिसका वहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो उन्हीं को हम लाने की बात कर रहे हैं। तो अमित शाह का यही जवाब था। और दूसरा अपोजिशन हमें समझना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इसका अपोजिशन क्यों कर रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। और इस अपोजिशन की एक डीप रूटेड हिस्ट्री है, उसको भी हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि अब इसके पीछे हिस्ट्री जान ही लेते हैं थोड़ी सी, बहुत शॉर्ट में जानेंगे कि 1920s
में दंगे होने शुरू हो गए थे। अब भारत आजाद होने वाला था तो दंगे होने ही थे। तो 1920s में दंगे होने जब शुरू हुए तो ईस्ट बंगाल से कई सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के शहरों में आके बसने लगे। उन लोग का शहरों में आना शुरू हुआ तो वो अब जब आने लगे तो बसने लगे तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगे। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का मतलब जमीन लेने लगे, उससे भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब वहां की रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन को एक्सीड कर गई तो लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी और जान लेते हैं कि 1948 में जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से लेके 1971 फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश तक लाखों लोग नॉर्थ ईस्ट के शहरों में आके बसने लगे। और इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोग जो थे उनको ये चिंता होने लगी कि उनकी एक स्पेशल कल्चर है, उनका एथनिक कल्चर है और उनके लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस चीज को लेके थोड़े से ज्यादा चिंतित थे। तो उनको स्पेशल स्टेटस मिला जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को मिला था। और एक और एग्जांपल है उनके स्पेशल स्टेटस का कि एयरलाइन परमिट दे दी गई है। तो इसी तरीके से इन लोग को बहुत सारे स्पेशल स्टेटस मिल गए थे। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की बात है कि वहां से शुरू हुआ ये सब। 1978 में हीरा लाल की मौत हो गई। अब जब हीरा लाल की मौत हुई तो री इलेक्शन शुरू हो गए। अब जब री इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि जो रजिस्टर्ड वोटर है उनकी संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए रजिस्टर्ड वोटर में। अचानक से उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब इमिग्रेंट्स को भी सिटीजनशिप मिल गई है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है यहाँ पे, वो भी वोट दे रहे हैं। इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए हैं वो भी वोट दे रहे हैं। तो उन लोगों को ये बात पता चली तो भाई प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, इलेक्शन कैंसिल हो गया। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि जो भी ये इलीगल इन्फ्लक्स है इसको देश से बाहर किया जाए और डिपोर्ट किया जाए जहां से ये आए हुए हैं वहीं पर। ये चला आंदोलन 1979 से लेकर 1985 तक। इसको हम असम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बाद हमारे पास आया असम अकॉर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1985 में असम अकॉर्ड आया जिसमें ये कहा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद यहां नॉर्थ ईस्ट में आए हैं तो आप सिटीजन नहीं होंगे बल्कि इलीगल इमिग्रेंट होंगे। और उन लोग को इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। और इसी बिल के लिए लाया गया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, जिसमें 19 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में आ गए। पर अब जो कैब है वो ये कहता है कि 1971 से नहीं 2014 से हम काउंट करेंगे। 5 साल उनकी पूरी जाएगी 2019 में, तो उन लोगों को हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहेंगे। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई है। अब चाहे आप इस बिल का समर्थन कर सकते हैं, अब चाहे आप इस बिल का विरोध कर सकते हैं। अब आप फ्री हैं एक परसेप्शन फॉर्म करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। और मुझे क्या लगता है, मेरे जो कुछ पर्सनल डाउट्स हैं इस बिल को लेके, बिकॉज आई डाउट पाकिस्तान। अब भारत का कोई ऑफिसर पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स इंडिया से बनवा के पाकिस्तान में एज ए मुस्लिम रह सकता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि कोई भी जो मतलब कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर चाहे तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं उनको अलग कर दे और अपने हिसाब से जिहादियों को वहाँ के हिंदू बना के भारत भेज दे? ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में लोग सोच नहीं रहे हैं या फिर समझ नहीं रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट्स बनवाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस डॉक्यूमेंट्स में जब मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको ईमानदारी से बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस पर आपका अपना व्यू होगा, अपना पर्सनल व्यू होगा, अपना पर्सपेक्टिव होगा। नॉलेज के हिसाब से इसको अपने पर्सपेक्टिव को अपने आप चाहें तो बता सकते हैं कि क्या है कमी उसमें, या फिर आपको प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। थाने जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थाने जलाने से बसें तोड़ने से आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं इस देश का। और मुझे डर है कि ऐसे ही लोग और ज़्यादा बाहर से ना आ जाएं, तो चाहे वो कोई भी हो, इस मानसिकता का नहीं होना चाहिए और ऐसे लोग भारत में नहीं आने चाहिए। भारत को बचना चाहिए ऐसे लोगों से। और यही थी वीडियो। धन्यवाद।